आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि बैंकिंग व्यवस्था के द्वारा साख का सृजन किस प्रकार किया जाता है। हाउ मनी क्रिएटेड बाय बैंक, मनी क्रिएशन बैंक के द्वारा कैसे होता है। देखिए, इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक बैंक है और इसमें एक व्यक्ति जो है 100 रुपये जमा करता है। बैंक इसको उसके खाते में जमा करती है। 10% यानी 10 रुपये बैंक कोष में रखती है और जो है 90 रुपये किसी और व्यक्ति को ऋण के रूप में प्रदान करती है। ये मान लेते हैं ए है तो बी को 90 रुपये लोन दे देती है। अब बी को डायरेक्ट तो 90 रुपये कैश में मिलेंगे नहीं, तो ये बी के खाते में 90 रुपये जमा हो गए, तो अभी भी ये 90 रुपये बैंक के पास ही हैं। अब बैंक क्या करेगी कि 90 का 10% यानी 9 रुपये फिर कोष में रखेगी और 81 रुपीज़ जो है वो सी को लोन के रूप में दे देगी। अगर हम इन्हें जोड़ें कि बैंक के पास कितने रुपए जमा हुए, तो बैंक के पास 171 रुपीज़ जमा हुए। इसका अर्थ यह है कि बैंक के पास एक्चुअली तो 100 रुपये थे और उसने साख के सृजन के द्वारा 100 रुपये को 171 में बदल लिया, तो 71 रुपीज़ की साख का सृजन बैंक के द्वारा किया गया। इसी प्रकार यदि ये प्रोसेस आगे बढ़ती जाए तो क्या परिणाम होगा कि चूँकि CRR 10% है तो ये 100 रुपये जो है 1000 में बदल जाएंगे। 100 × 10 = 1000 में ये चेंज हो जाएंगे। अब बैंक ऐसा क्यों कर पाती है? क्योंकि बैंक ये विश्वास करती है कि सभी जो जमा करता है वो एक साथ पैसे वापस मांगने नहीं आएंगे। तो अब बैंक ने ये जो कोष रखा हुआ था, जितने भी जमाकर्ता पैसे लेने आएंगे उनको इस कोष से बैंक जो है पैसे वापस दे सकती है। यानी बैंक के पास जो द्रव्य की पूर्ति है वो कितनी है? 171, ना कि 100 रुपये। इसी को एक उदाहरण में दिया है कि बैंक जो है उसकी आस्तियाँ को आप बोल सकते हैं संपत्ति। बैंक की जो संपत्ति होती है वह बैंक का एक चिट्ठा होता है। हर बैंक का एक चिट्ठा होता है। चिट्ठे में क्या होता है कि बैंक दो पक्ष होते हैं, एक देनदारी और एक लेनदारी। एक तरफ आस्तियाँ लिखाती हैं संपत्तियाँ और एक तरफ देनदारी। तो एक जो बायां पक्ष होता है वहाँ पर जो है एसेट या संपत्तियाँ आस्तियाँ लिखाती हैं और दाएं पक्ष में देनदारी या लायबिलिटीज़ लिखाती हैं। तो आपको सीधे हाथ की तरफ क्या लिखाता है? संपत्ति, सीधा संपत्ति से, सीधे से संपत्ति, और संपत्ति को ही क्या बोलते हैं? आस्ति। और उल्टे हाथ की तरफ क्या लिखाता है? लायबिलिटीज़ लिखाती है। अब बैंक की संपत्ति, अब ये ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि बाएं तरफ क्या लिखाता है और दाएं तरफ क्या लिखाता है। तो बाएं तरफ आस्तियाँ और दाएं तरफ देनदारियाँ लिखाती हैं। अब कुल आस्ति और कुल देनदारियों का योग जो है ये कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जितनी संपत्ति हैं उतनी ही देनदारियाँ होना चाहिए। अब बैंक जो होती है उसकी आस्तियाँ यानी संपत्तियाँ क्या होती हैं? तो बैंक की संपत्ति होती है जो बैंक में जमा राशि होती है। एक तो बैंक का जो भवन है, बैंक के पास जो फर्नीचर है, बैंक ने जनता को जो भी ऋण प्रदान किया है वो बैंक की संपत्ति है। अभी हमने देखा था ना कि 100 रुपये में से 10 रुपये रखकर और 90 रुपये किसी को ऋण दिया था, तो ये 90 रुपये क्या है? बैंक की संपत्ति है। और जो भी पैसा बैंक कोष के रूप में रखती है, 10 रुपये कोष में रखे थे ना, वह भी बैंक की क्या है? संपत्ति है। अब बैंक की जो नकद के रूप में जो कोष होता है, इसमें बैंक जो राशि रखती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो नकद के रूप में रखे, वह नकद के रूप में भी रख सकती है और बॉन्ड और ट्रेजरी बिल आदि के रूप में बैंक जो है कोष में राशि रख सकती है। तो इस प्रकार यदि हम मुद्रा की पूर्ति देखें तो क्या है मुद्रा की पूर्ति?
कि ये जो कोष है और बैंक ने जो ऋण दिए हैं उन दोनों को हम जोड़ लें तो हमें मुद्रा की पूर्ति जो है वो प्राप्त हो जाएगी। मुद्रा, ये जो बैंक की बैलेंस शीट होती है उसमें एक इक्वेशन होती है, फार्मूला, वो फार्मूला है कोष प्लस ऋण इक्वल टू आस्तियाँ। आस्ती मतलब संपत्ति, कोष यानी जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये किसी ने जमा करे, 10% के हिसाब से कोष में 10 रुपये जाएंगे और 100 में से हम 10 को माइनस करके 90 रुपये कहाँ जाएंगे, ऋण के रूप में। तो यदि हम कोष और ऋण को जोड़ लें तो हमें संपत्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। अब देनदारी जो है उसका वो कैसे निकालेंगे। जैसे एक व्यक्ति है, वह बैंक में जाता है और 100 रुपये वहाँ जमा कर देता है, तो ये 100 रुपये जो हैं बैंक की देनदारी हैं, क्योंकि ये बैंक को उस व्यक्ति को वापस करना होंगे। अब यदि हम देनदारी जो संपत्ति है उसमें से यदि हम दायित्व को माइनस कर दें, बैंक की जो बैलेंस शीट होती है उसके दो पक्ष होते हैं, एक एसेट और दूसरी लायबिलिटीज़। यदि हम एसेट में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, नेट वर्थ प्राप्त हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या आएगा कि अस्थि प्लस कोष प्लस ऋण के योग को क्या कहते हैं, अस्थि कहते हैं। और बैंक की जमाएं बैंक के लिए संपत्ति होती हैं या देनदारी, तो आंसर होगा देनदारी। अगर आस्तियों में से देनदारियों को माइनस कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें नेटवर्थ प्राप्त होगी। अब एक बैंक का काल्पनिक चिट्ठा दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति बैंक पे जाता है और वह 100 रुपये बैंक में जमा कर देता है, तो ये जो 100 रुपये है वो बैंक की क्या बन जाती हैं, देनदारी। अब बैंक क्या करती है, ये पूरे 100 रुपये जाकर अपने कोष में रख देती है। तो आपको पता है कि अस्तियों में से जब हम देनदारी को माइनस करते हैं तो हमें नेटवर्थ प्राप्त होती है। तो हम 100 में से 100 को माइनस करेंगे तो नेटवर्थ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, थैंक यू।